नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस की इस नई वीडियो में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भारत में फ्रीबी कल्चर को रेवड़ी कल्चर के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह का कल्चर देश के लोकतंत्र के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद फ्रीबी कल्चर या रेवड़ी कल्चर क्या होता है, इस कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस कल्चर के पक्ष में और इस कल्चर के विपक्ष में, इस तरह की संस्कृति के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत रहा है इस पूरे विषय को लेकर, उसको भी जानेंगे और अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और सरकारी नीतियों एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। आज की हमारी जो खबर है वो द हिंदू अखबार से है। खबर है व्हाट इज़ रेवड़ी कल्चर दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोक अबाउट, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रेवड़ी कल्चर के बारे में अपने कुछ सुझाव दिए हैं। ये कल्चर किस तरह से भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके लिए उन्होंने देश को आगाह किया है। इसी को लेकर ये खबर भी लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फ्रीबी कल्चर क्या होता है, रेवड़ी कल्चर क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो आपने अक्सर अपने आसपास या अखबारों में, टीवी में देखा होगा कि चुनावों के मौसम के दौरान नेताओं द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त चीज़ों को बांटने का वादा किया जाता है। राजनीतिक दल अक्सर मुफ्त तौर पर बिजली देने, पानी देने, लैपटॉप देने या साइकिल देने, इसके अलावा टैबलेट जैसी सुविधाएं देने की बात करते हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक दल ऋण माफ़ करने की, लोन को माफ़ करने की भी बात करते हैं। इसी तरह के वादों के कल्चर को, संस्कृति को रेवड़ी कल्चर या फिर फ्रीबी कल्चर कहा जाता है। यही कल्चर हमें आगे चलकर नुकसान भी पहुंचा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। इस तरह के कल्चर में मुख्य तौर पर ऐसे लोक लुभावन वादों को शामिल किया जाता है जो कि मुख्य तौर पर भारत की सरकार के राजस्व या फिर राज्यों की सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही इससे सरकार के राजस्व में कमी भी देखने को मिलती है। तो ये तो हुआ पूरा फ्रीबी कल्चर, रेवड़ी कल्चर क्या होता है। लेकिन हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। कई जानकार ये मानते हैं कि भारत में तेज़ी से असमानता बढ़ रही है, यानी भारत में इनइक्वालिटी तेज़ी से बढ़ रही है और इसी वजह से कई जानकारों का कहना है कि हम भारत को बाजार कारकों के सहारे नहीं छोड़ सकते, मांग और पूर्ति के सहारे हम भारत को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत को बाजार कारकों के सहारे छोड़ेंगे तो इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, मूलभूत सुविधाओं को भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे में हमें सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत है, सरकार के इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि गरीब लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। जो लोग वल्नरेबल हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, उन लोगों को ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें और यहीं से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का भी जन्म होता है। ऐसे में कई लोग रेवड़ी कल्चर का समर्थन करते हैं, फ्रीबी कल्चर का समर्थन करते हैं, जबकि कई लोग इस पूरे कल्चर का विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे कल्चर के पक्ष और विपक्ष में बात कर लेते हैं, यानी लोग इस पूरे कल्चर का विरोध क्यों करते हैं उसे समझ लेते हैं और लोग इसका समर्थन क्यों करते हैं, उसके समर्थन में क्या तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों को समझ लेते हैं। सबसे पहले पक्ष में बात करते हैं, तो पक्ष में लोग क्या तर्क देते हैं। तो जो लोग इस पूरे कल्चर के पक्ष में बात करते हैं उनका कहना है कि इस तरह के कल्चर से देश के विकास को भी बढ़ावा मिलता है कहीं ना कहीं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा अपने कुछ समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खर्च किया गया है, सरकार रोजगार गारंटी योजनाओं पर खर्च करती है, इसके अलावा सरकार शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अपना सरकारी खर्च करती है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भी सरकार द्वारा खर्च किया जाता है और इस पूरे खर्च से समग्र तौर पर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। इस पूरे खर्च से देश का विकास और ज़्यादा सुनिश्चित होता है। कैसे सुनिश्चित होता है? तो जब सरकार इस तरह की सुविधाओं पर खर्च करती है तो इसकी वजह से देश में उत्पादकता बढ़ती है, देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ ही इसकी वजह से हमारे देश में स्वस्थ एवं सक्षम कार्यबल का भी निर्माण होता है और यही दोनों चीज़ें देश में आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी मानी जाती है। तो इस तरह से जब सरकार इन सुविधाओं पर खर्च करती है तो इससे देश का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होता है। इसके अलावा इससे समग्र मांग में भी बढ़ोतरी होती है, देश में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
जब सरकार द्वारा मुफ्त तौर पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो इसका अर्थ होता है कि अब लोगों के पास जो पैसा बचा है वो उस पैसे को किसी अन्य चीज़ पर खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझे मुफ्त में बिजली मिलती है तो मुझे बिजली के लिए पहले जो पैसे चुकाने पड़ते थे, अब मैं उस पैसे को किसी और चीज़ पर खर्च कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं मांग में बढ़ोतरी कर रहा हूँ। इस तरह से देश की समग्र मांग में भी बढ़ोतरी होगी, और जब देश की समग्र मांग में बढ़ोतरी होगी तो इससे जाहिर तौर पर भारत की आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी होगी और भारत की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा सुधर सकेगी। तो ये तो हुई किस तरह से समग्र मांग में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि इस पूरे कल्चर के कारण भारत में लोगों के जीवन स्तर में अल्पकालिक तौर पर सुधार भी किया जा सकता है, खासतौर पर गरीब राज्यों में। हम जानते हैं कि भारत के कई राज्य विकास के निचले चरण पर हैं। उन कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में विकास अभी भी न्यूनतम चरण पर है। वो राज्य अभी भी विकास के सबसे निचले चरण पर मौजूद हैं। ऐसे में इन राज्यों में गरीब लोगों की संख्या काफ़ी व्यापक स्तर पर मौजूद है। इन राज्यों में गरीबी काफ़ी व्यापक स्तर पर मौजूद है, और इन राज्यों में जीवन स्तर लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर है, काफ़ी ज़्यादा खराब है। ऐसे में जीवन स्तर को सुधारने के दो विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प ये होगा कि सरकार द्वारा उद्योगों में निवेश किया जाए, सरकार द्वारा समग्र मांग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए, और फिर इसकी वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और समग्र तौर पर लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक मुख्य तौर पर इस पूरे उपाय में काफ़ी लंबा समय लगेगा। ये एक दीर्घकालिक उपाय है। इसके अलावा एक अल्पकालिक उपाय ये हो सकता है कि सरकार मुफ्त तौर पर लोगों को सुविधाएं प्रदान करे, जिसकी वजह से एक छोटे से समय में ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकेगा, और इस तरह से अल्पकाल में ही, एक शॉर्ट स्पैन में ही, छोटे से समय में लोगों के जीवन स्तर में, लोगों के जीवन स्टैंडर्ड में, लाइफ स्टैंडर्ड में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी तर्क है कि इस तरह का कल्चर भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सही ढंग से लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के नीति निर्माताओं द्वारा आर्थिक विकास के लिए ट्रिकल डाउन मॉडल को अपनाया गया था। इस मॉडल के तहत देश के विकास के लिए ये माना गया था कि मुख्य तौर पर उन्नत और भारी उद्योगों को बढ़ावा देना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जब भारी और उन्नत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश के जो छोटे उद्योग हैं, जो निचले स्तर पर हैं, जो पिछड़े उद्योग हैं, वो उद्योग भी अपने आप ऊपर हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे मॉडल का एक नकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिला कि इस पूरे मॉडल की वजह से भारत में आर्थिक तौर पर असमानता तेज़ी से बढ़ गई, लोगों के बीच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तेज़ी से बढ़ गई। इस पूरे कल्चर की वजह से कुछ लोगों को तो फ़ायदा हुआ, जबकि कुछ लोगों को इस पूरे कल्चर का भारी नुकसान देखने को मिला। इस पूरे कल्चर से मुख्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि अभिजात्य वर्ग को, एलीट सोसाइटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला, जबकि गरीब वर्गों को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को इस पूरे मॉडल का कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से भारत में इस मॉडल की वजह से इनइक्वालिटी, असमानता काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। ऐसे में कई जानकारों का कहना है कि मुफ्त सुविधाएं प्रदान करना इस पूरे मॉडल के तहत सरकार का दायित्व हो जाता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति आजीविका के लिए ज़रूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रह जाए। तो ये तो हुई पक्ष की बात। अब किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से किसी भी धारणा के दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। ये पक्ष की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं और विपक्ष की बात कर लेते हैं, यानी फ्रीबी कल्चर के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं जानकारों द्वारा, उन विपक्ष के तर्कों को समझ लेते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यही दिया जाता है कि इस तरह के कल्चर से सरकार की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ता है। सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है इस पूरे कल्चर की वजह से। हम जानते हैं कि भारत के अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति मौजूदा समय में काफ़ी कमज़ोर है। भारत के अधिकांश राज्यों पर मौजूदा समय में काफ़ी ज़्यादा ऋण चढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकारें मुफ्त तौर पर सुविधाएं प्रदान करती हैं तो उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए साल 2020-21 में महाराष्ट्र की सरकार ने कृषि ऋणों को माफ़ करने के लिए तकरीबन 45 से 51 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा दबाव इस पूरे खर्च ने बढ़ा दिया था। इसके अलावा साल 2020-21 में पंजाब की सरकार ने यूरिया और बिजली और पानी जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी प्रदान की थी, और इसकी वजह से पंजाब में जो ऋण जीडीपी अनुपात था वो तकरीबन 53.3% पर पहुंच गया था। तो ये भी पंजाब की सरकार के लिए आर्थिक तौर पर एक काफ़ी नुकसानदायक स्थिति थी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। इसके अलावा इन संसाधनों का उपयोग, जो संसाधन राज्य सरकार द्वारा इस तरह की सुविधाओं पर खर्च किए जाते हैं, इन संसाधनों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए किया जा सकता है, जो कि किसानों की आजीविका को बढ़ाने में, किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इसके अलावा इस संबंध में दूसरा तर्क ये दिया जाता है, विपक्ष में दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि इस तरह की कल्चर की वजह से राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सुविधाएं मुख्य तौर पर सरकारी उद्योगों के माध्यम से ही प्रदान की जाती हैं। तो इसकी वजह से राज्य के सरकारी उद्योगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि भारत में जो अधिकांश PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मौजूदा समय में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति की वजह से, इस पूरे कल्चर की वजह से राज्य सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि जब मुफ्त तौर पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो इससे राज्य सरकार को कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं होता है। तो इसकी वजह से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इस नुकसान की वजह से राज्य सरकार विकास और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर भी खर्च नहीं कर पाती है। उसके अलावा जो राज्य सरकार मुफ्त में सुविधाएं प्रदान करती हैं तो इसकी वजह से राज्य सरकार को कर भी प्राप्त नहीं होता है। जब कर प्राप्त नहीं होता है तो इसकी वजह से भी राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इस पूरे कल्चर की वजह से देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया भी बाधित होती है। चुनावों की प्रक्रिया के भी ये पूर्णतः विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है? तो जब नेताओं द्वारा जनता को तर्कहीन वादे किए जाते हैं, नेताओं द्वारा जब जनता के साथ इलॉजिकल वादे किए जाते हैं, तो इसकी वजह से भारत में एक अनैतिक प्रथा का जन्म होता है। और इस प्रथा की वजह से ये प्रथा ऐसी हो गई कि नेताओं द्वारा मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है, घूस देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो अनैतिक प्रथा है, ये भारत की चुनाव की प्रक्रिया को और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को पूर्णतः प्रभावित करती है। इसके अलावा कई नेताओं द्वारा इस तरह के कल्चर को राजनीति के एक उपकरण के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। दोबारा सत्ता में आने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए एक उपकरण के तौर पर, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस संबंध में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इसकी वजह से पर्यावरण को भी खासा नुकसान झेलना पड़ता है। जब सरकार द्वारा मुफ्त तौर पर या सब्सिडी युक्त पानी दिया जाता है, बिजली दी जाती है, यूरिया दिया जाता है, तो इसकी वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है तो हम उसका व्यापक स्तर पर उपयोग करते हैं, संसाधनों की बर्बादी देखने को मिलती है। यही कुछ हमें पंजाब में भी देखने को मिला, जहाँ पर सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त बिजली प्रदान की गई, पानी प्रदान किया गया, यूरिया दिया गया। तो इसकी वजह से अब पंजाब का जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पंजाब का ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा इस संबंध में एक तर्क ये भी है कि इसकी वजह से, इस पूरे कल्चर की वजह से देश की ऋण संस्कृति भी प्रभावित होती है। कई राज्यों द्वारा, राज्य की सरकारों द्वारा कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा की जाती है, जिसकी वजह से देश की जो क्रेडिट संस्कृति है, क्रेडिट कल्चर है, वो प्रभावित होता है। साथ ही बैंकों को भी इसके नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई लोग इस उम्मीद में भी बैंकों से ऋण ले लेते हैं कि अंततः राज्य सरकार या केंद्र सरकार तो उन्हें माफ़ ही कर देगी। तो इसकी वजह से देश का जो क्रेडिट कल्चर है, वो क्रेडिट कल्चर भी प्रभावित होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत रहा है, यानी सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे विषय को लेकर क्या मानता रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय हमेशा से ही इस पूरे विषय को लेकर काफ़ी गंभीर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा से ही इस विषय को लेकर गंभीरता से अपने मत जाहिर किए हैं। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने एक हालिया याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को ही इस पूरे विषय को लेकर, दोनों से ही संबंध में जवाब मांगे गए हैं, इस संबंध में उनके तर्क मांगे गए हैं। इस पूरे विवाद में, इस पूरी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत देते हुए कहा कि इस तरह के वादे दो राजनीतिक दलों के बीच एक समान मुकाबला नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से देश का लोकतंत्र प्रभावित होता है, देश की चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा इस तरह के वादों की वजह से राज्य सरकार का जो वित्त है, राज्य सरकार का जो बजट है, वो बजट भी प्रभावित होता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन से जो जवाब मांगा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा से ही इस विषय पर स्पष्ट रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भारत में इस तरह के तर्कहीन वादों को रोकने के लिए कोई भी कानून मौजूद नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन इस तरह के विषय के आधार पर, इस तरह के मामलों में कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। तो ये तो हुआ सर्वोच्च न्यायालय का क्या मानना है। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो सार्वजनिक वितरण है और जो मुफ्त उपहार या सुविधाएं दी जाती हैं, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर मौजूद है। कैसे अंतर मौजूद है? तो ये दोनों शब्दों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। ये दोनों शब्द दोनों आपस में काफ़ी अलग अलग शब्द हैं। जो पहला शब्द है सार्वजनिक वितरण, ये शब्द देश में कल्याणकारी राज्य की धारणा को लागू करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब सरकार मुफ्त सेवाएं प्रदान करेगी, बिजली प्रदान करेगी, लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगी, तभी कल्याणकारी राज्य की धारणा को सही ढंग से देश में लागू किया जा सकेगा। लेकिन जो दूसरा शब्द है मुफ्त उपहार और सुविधाएं, ये दूसरा शब्द देश के राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है,
ये आर्थिक मोर्चे पर उनका जो बजट है उस पर एक तनाव, उस पर एक दबाव उत्पन्न करता है। ऐसे में इन दोनों शब्दों के बीच अंतर किया जाना ज़रूरी है। पर सवाल उठता है कि अंतर होगा कैसे? तो अंतर इस आधार पर किया जा सकता है कि यदि राज्य सरकार के पास पैसे हैं, तो राज्य सरकार के पास अगर इतना पैसा मौजूद है तो राज्य सरकार इस तरह की योजनाओं को वित्त पोषित कर सकती है। लेकिन यहाँ ये सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि केवल इन योजनाओं को तभी सुनिश्चित किया जाए जब अन्य ज़रूरी योजनाओं पर निवेश हो जाए, यानी अन्य ज़रूरी योजनाओं पर निवेश में कमी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं पर निवेश नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस तरह की लोक लुभावन वाली सुविधाओं पर निवेश किया जा रहा है। ऐसे इसको सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा सभी लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी को बराबरी प्रदान की जानी भी ज़रूरी है। हम जानते हैं कि भारत में, हमने भी बात की कि असमानता काफ़ी व्यापक स्तर पर मौजूद है। ऐसे में जो लोग समाज के निचले स्तर पर मौजूद हैं, हाशिए पर मौजूद हैं, उन्हें ऊपर लाने के लिए इस तरह की मुफ्त सुविधाओं की ज़रूरत है। इसके अलावा अंत में एक कहावत कही जाती है कि किसी को खाना देकर केवल कुछ ही दिनों तक खिलाया जा सकता है, लेकिन उसे खाना बनाना सिखाकर आप उसे जीवन भर खिला सकते हैं। ऐसे में इस पूरी कहावत से हम सीख सकते हैं कि लोगों को एक बार खाना देने की बजाय उन्हें खाना बनाना सिखाना ज़रूरी है, यानी उन्हें एक स्किल दी जानी ज़रूरी है, ताकि वो इस तरह की सुविधाएं खुद ही प्राप्त कर सकें। तो ये तो हुई निष्कर्ष की बात। अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर एक और कल्याणकारी राज्य की धारणा को लागू करने हेतु आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर यह देश में लोकतंत्र को भी कमज़ोर करता है। कथन के संदर्भ में फ्रीबीज कल्चर के पक्ष और विपक्ष की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से फ्रीबीज कल्चर देश में कल्याणकारी राज्य की धारणा को लागू करने के लिए ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर ये देश में लोकतंत्र को भी कमज़ोर करता है। आपको इस पूरे कल्चर के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। इसके अलावा आप इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।